हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके पार्ट सी के जो बाकी के टॉपिक्स रह गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखा जिसके अंदर इसके प्रीवियस टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो ऊपर आपको एक आई बटन मिलेगा, वहां पर क्लिक कर देना और वो जो थ्योरी है आपको वहां पर मिल जाएगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है वो है आपका पावर रेटिंग ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सो देखिए, आप मार्केट में ना जब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेकर आते हो तो उसके ऊपर ना वोल्टेज और पावर दोनों की रीडिंग्स लिखी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप मार्केट में जाकर एक 100 वॉट का बल्ब लेके आते हो, तो उसमें लिखा होता है कि 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। देखिए, इसका ना अपना एक स्पेसिफिक मतलब होता है और इसकी हेल्प से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, ये इस टॉपिक के अंदर हमें सीखना है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि अगर ये कह रहा है कि इसका पावर है 100 वॉट और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 220 वोल्ट, तो इसका मतलब ये है कि जब आप इस बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई दोगे तब ये बल्ब 100 जूल ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करेगा एवरी सेकेंड। तो इस रेटिंग का एक्चुअली में ये मतलब होता है। इसका ये मतलब भी है कि अगर मान लीजिए किसी वजह से जो आपकी वोल्टेज है 220 वोल्ट की जगह पे अगर आप कम वोल्टेज दोगे तो ऑटोमेटिकली फिर ये 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पाएगा पर सेकंड के हिसाब से, जिसकी वजह से ये हीट कम होगा। हीट कम होगा तो मतलब इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो ऑटोमेटिकली कम होगी, और अगर आपने इससे ज्यादा वोल्टेज दे दी तो ज्यादा एनर्जी ये कंज्यूम करेगा पर सेकंड, जिसकी वजह से ज्यादा ये हीटअप होगा, ज्यादा ये ब्राइट होगा। अब हर एक अप्लायंस के अंदर जो ये रीडिंग लिखी जाती है ना, हम उससे उसके बारे में दो बातें पता कर सकते हैं। पहले तो उसका सेफ करंट लिमिट, सेफ करंट लिमिट पहले तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। और ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। देखो, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, तो I आपका हो जाएगा P डिवाइडेड बाय V। इस कंडीशन के अंदर ना मैं थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए मैं लिख रहा हूं 100 वॉट एंड 200 वोल्ट, जस्ट फॉर सिंपल कैलकुलेशन मैं ये वाली रीडिंग लिख रहा हूं। सो अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 100 और नीचे आ जाएगा आपके पास 200। सॉल्व करेंगे तो 0.5 एम्पियर आपको मिल जाएगा। ये है इसका सेफ करंट लिमिट। अब सेफ करंट लिमिट का मतलब ये है कि जब आप एक वायर के अंदर 0.5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो करवाओगे, अगर लाइव वायर के अंदर 0.5 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर इसमें फ्लो करेगा तो ये जो आपका फिलामेंट है वो इतना हीटअप हो जाएगा कि ये मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगा। और जब मेल्ट होकर ये ब्रेक होता है तो मतलब आप करंट इसमें से पास नहीं करेगा, तो हम कह देते हैं कि जो बल्ब है वो आपका फ्यूज हो गया है। तो करंट लिमिट ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक अप्लायंस के लिए, और ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी करंट लिमिट क्या है। तभी उसको बचाने के लिए हम लाइव वायर के अंदर ना एक फ्यूज लगा देते हैं जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हम इसके बारे में आगे जाके भी पढ़ेंगे। तो उस फ्यूज की हेल्प से क्या होता है कि अगर मुझे पता कि यार कि इसकी लिमिट 0.5 है, तो मैं लगभग 0.5 एम्पियर के क्रॉस एक फ्यूज लगा दूंगा। तो जैसे ही करंट 0.5 से एक्सीड करेगा, वो जो ये जो फ्यूज होगा उसको वो मेल्ट कर देगा और जो करंट है वो फर्दर मेरे बल्ब के पास नहीं जाएगा, जिसके वजह से मेरा जो फिलामेंट है वो बच जाएगा। सो सेव करंट लिमिट किसी भी अप्लायंस का पता करना हो तो इस छोटे से फॉर्मूले से वो आसानी से पता किया जा सकता है। उसके अलावा हम इन्हीं दो वैल्यू से उसकी रेजिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे रेजिस्टेंस अब किस केस में निकालनी है तो वो वी स्क्वायर बाय पी से पता की जा सकती है। तो मतलब हुआ कि 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय आपके पास 100 आ गया। ठीक है, आप यहां से मैंने कैंसिल किया और इसका आंसर आ गया 400 ओम। पर ना एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं यहां पर कि ये जो 400 ओम इसका रेजिस्टेंस है वो सिर्फ तभी है जब ये बल्ब आपका ग्लो कर रहा है।
जब आपने 220 वोल्ट की सप्लाई की है, जब ये 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एवरी सेकेंड, मेरे बोलने का मतलब क्या है मैं बताता हूं। हमने ये पढ़ा है कि हमारा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो जब हम इस बल्ब को ग्लो करते हैं तो इसका जो फिलामेंट है वो हीट अप होता है। हीट अप होने से उसका टेम्परेचर राइज करता है, और टेम्परेचर राइज होने से करने से इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता है। तो जब ये प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में होता है, मतलब जिस टाइम आप 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो, जिस टाइम 100 वोल्ट पावर ये कंज्यूम कर रहा है, तो उस टाइम की जो रेजिस्टेंस होती है वो 400 ओम होती है। जैसे आप बल्ब को ऑफ कर देंगे, ये कूल डाउन हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। तो ये बात ना एक्चुअली याद रखना कि जब मार्केट से आप कोई भी बल्ब लेके आते हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल फिलामेंट लेके आते हो, उसका रेजिस्टेंस एग्जैक्टली वो नहीं होता जो आपने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया होता है। हमेशा उसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि जब आप उसको लिखे हुए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, तब वो लिखा हुआ पावर जो है वो कंज्यूम करेगा, तब जाके उसकी वो जो टॉप नॉच रेजिस्टेंस है जो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं वो हमें मिलती है। तो ये बात प्लीज हमेशा याद रखना। आगे हमारे पास आता है बेटा कि हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए मैं आपको ना, अगर आपको याद हो, मैंने आपको दो यूनिट्स बताए थे, कमर्शियल यूनिट्स बताए थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। मैंने कहा था कि एक होता है वॉट आवर, एक होता है किलोवाट आवर। एक्चुअली में ये जो किलोवाट आवर है ये वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसकी टर्म्स में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमसे पैसे लेती है। जैसे कि मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर दूं कि 1 किलोवाट और एक्चुअली में 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। अब जितना यूनिट आप कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आपको पेमेंट करनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हमें जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है ना, तो कभी कभी इस तरह का न्यूमेरिकल भी आता है यार कि इसने कितना पावर कंज्यूम किया, इसने कितना पावर कंज्यूम किया, जितना भी हम मतलब हमें पावर दिया हो। एक बात प्लीज याद रखना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर फाइंड करना है तो जो पावर है ना वो किलो वॉट में होनी चाहिए, और जो टाइम है वो आपका आर में होना चाहिए। तभी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आर में आएगी, और तभी आप आसानी से उसको पैसे से मल्टीप्लाई करके फॉर वन वन यूनिट मल्टीप्लाई करके आप अपनी जो कॉस्ट है वो फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा ना मैंने आपको एक बात और बतानी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना बेटा कि हमारे घर में कोई एक अप्लायंस तो होता नहीं है, हमारे पास घर में बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज करो 3 बल्ब का। अब मैंने अगर मान लो 3 बल्ब अटैच किए हैं, तो दो तरीके से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, या तो सीरीज में या तो पैरेलल में। तो मैं यहां पे दो केसेस स्टडी करूंगा। एक तो मैं आपका केस स्टडी कर रहा हूं जिसमें आपके वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं, अभी आपको भी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं और क्यों ये करवा रहा हूं मैं। तो ये है बेटा आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये जो बल्ब है इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, इसका पावर P3 है। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि अगर मुझे इस सिस्टम का नेट पावर निकालना है तो वो नेट पावर होगा बेटा आपका P1 प्लस P2 प्लस P3। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप ये पावर को फाइंड करोगे तो आपने वी स्क्वेयर अपॉन आर का फॉर्मूला इस्तेमाल करके आपने वो इंडिविजुअल अप्लायंस का पावर आपने फाइंड आउट करना है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज होती है कांस्टेंट, और उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आ जाता है। मतलब जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो ज्यादा पावर आपका कंज्यूम करेगा। तो अगर आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है P1 प्लस P2 प्लस P3, तब जब हमारे अप्लायंसेस पैरेलल में हो तो इस फॉर्मूले से उस पावर को फाइंड आउट किया जाता है, और इस कंडीशन में आपका पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। और उसी तरह मान लेते हैं कि मेरे पास ये जो आपके बल्ब्स हैं ये मान लेते हैं कि आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो ये एक बल्ब हो गया, ये एक बल्ब हो गया, ये एक बल्ब हो गया। ये क्या है आपके? ये आपके सीरीज में लगे हुए हैं। ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। इस कंडीशन के अंदर कोई मुझे कहता है कि इसका नेट पावर निकालो, तो इसका नेट पावर का फॉर्मूला होता है अगेन P1 प्लस P2 प्लस P3। बस इस बार याद रखना कि अब अगर आपने पावर को फाइंड करना है तो आई स्क्वायर आर के फॉर्मूला से इसको फाइंड आउट करना है। रीजन अब आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द होल सर्किट, इसलिए
जब वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वो आपका ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो आई होप ये छोटी सी बात जो है बट इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमने करना है बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए हमने इसके बारे में अच्छे से स्टडी किया था कि जब हमारे पास कोई एक वायर होता है, उस वायर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले तो रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन, लेकिन जब हम एक बैटरी या सेल से इसको अटैच कर देते हैं तब वही इलेक्ट्रॉन्स आपके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि उसके अंदर होते हैं आयंस या एटम्स जो कभी मूव नहीं करते। जैसे मतलब कॉपर की वायर है तो कॉपर 2 पॉजिटिव का ही आयन होगा, इवन कॉपर के क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो जब ये आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो वो इन्हीं आयंस या इन्हीं एटम से वो टकराते हैं और टकराने से अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। वो जो एनर्जी लूज होती है ना वो एक्चुअली में बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो आप ये समझ सकते हो कि अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आपकी प्रोड्यूस होगी, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस जो है वायर की इंक्रीज की गई है। अब जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है ना बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं करंट को डबल कर दूंगा ना तो जो हीट है वो 4 गुना ज्यादा लिबरेट करने लग जाएगा वो आपका। सो इसलिए जब पावर ट्रांसमिशन के अंदर जब हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरी जगह में ट्रांसमिट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कम एम्पियर ऑफ करंट को ट्रांसफर किया जाए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्योंकि करंट के स्क्वायर पे हीट आपका डिपेंड करता है। दूसरा रेजिस्टेंस तो है ही है। देखो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होगी उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ आपका हीट प्रोड्यूस होगा। और सबसे बड़ी बात, टाइम पर जितनी देर के लिए आपका जो करंट है वो इसमें फ्लो करेगा उतना ज्यादा मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स आपकी टेक प्लेस करेंगे, उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट आपका प्रोड्यूस होगा। ऐसे सिचुएशन में जब इन सबको आपस में मिलाया जाता है तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी आ जाता है। ऐसा सिस्टम के अंदर जो है बड़ा कांस्टेंट जो है वो 1 हो जाता है, इसलिए सिर्फ आई स्क्वायर आर टी रह जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, जूल में अगर आपने फाइंड आउट करना है। पर अगर कैलोरी में फाइंड करना है बेटा तो आपको 0.24 साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये आई है बेटा आपका आई स्क्वायर आर टी। कब किसमें, अगर कैलोरी में इसको फाइंड करना है तो आप जानते हो बेटा कि आपका 1 जूल जो है वो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, इसलिए हमें 0.24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आपने इसको कैलोरी में फाइंड आउट करना है तो। आई होप आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो हीटिंग एलिमेंट है, ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, अब हम इसके रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आपको इसकी एप्लीकेशन भी समझ में आ जाए। तो देखिए बेटा अब हमें बात करनी है इस न्यूमेरिकल की। कहता है कि 2 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 3 ओम, R2 इक्वल टू 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसका एक सर्किट डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास एक 3 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस है और साथ में हमारे पास 6 ओम का दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, सीरीज में है तो एक के बाद एक आप इसको जोड़ देंगे। तो उसने कहा कि इसके साथ एक आपकी बैटरी लगाई गई है। तो जो बैटरी है वो आपकी यहाँ पे है, दैट इज 12 वोल्ट की। तो लीजिए मैंने उसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो वो कहता सर्किट डायग्राम बनाओ, मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये पहला पार्ट कंप्लीट है। कहता फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो सबसे पहला जो तरीका है इसको सॉल्व करने का वो यही है कि अगर मुझे इसमें करंट की वैल्यू पता लग जाए तो मैं डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो करंट कैसे आएगा, सबसे पहले देखिए आप इसको नाम दे दीजिए R1 का और इसको नाम दे दीजिए आप अपना R2 का। तो आप कहेंगे सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज, ठीक है ये सीरीज में है, देयरफॉर आर सीरीज इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2। तो जैसे आप इनको ऐड करेंगे तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, क्योंकि सीरीज में है ना तो इसलिए आपका ये आ जाएगा। अब यहां से मुझे करंट निकालना है तो करंट होता है बेटा V बाई आर। तो V तो है आपका 12, R आपका 9 है। तो आप बस 3 से करेंगे तो 4/3 एम्पियर
आपके पास यहाँ पे करंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर वो कहता है कि मुझे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ना अगर मुझे 3 ओम के अक्रॉस निकालनी है तो मैं आई स्क्वायर आर टी का इस्तेमाल यहाँ पे करूँगा। टी टाइम है तो आई तो है 4/3 इंटू आ जाएगा 4/3, और अगर 3 ओम के क्रॉस निकाल रहे हैं तो 3 लिखेंगे। टाइम के लिए हमारे पास 1 मिनट है तो 60 सेकेंड्स यहाँ पे लिखा जाएगा। देखिए 3 से 3 यहाँ पर कट हो गया, ये 3 जब इससे कट होगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, और बस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 4 2 8 और 8 4 32, तो 320 जूल आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ जाता है। सेकेंड पार्ट की अगर बात करते हैं कि 6 ओम के अक्रॉस चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अक्रॉस 6 ओम, फिर वही बेटा आई स्क्वायर आर टी लगा सकता हूँ मैं, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 4/3 इंटू 4/3 इंटू आर है 6 और टाइम हो जाएगा 60 सेकेंड्स का। तो ये इससे कटेगा तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 3 इससे कटेगा तो यहाँ से आपके पास 20 आ जाएगा। सो फोर यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4 4 16, 16 4 64, तो सॉल्व करके आपके पास 640 जूल आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाता है। फिर वो कहता है कि फाइंड द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बैटरी इन 1 मिनट। अगर आप टोटल एनर्जी फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, ये एक्चुअली पहले पार्ट का ही है तो इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ जी, तो अगर वो टोटल एनर्जी फाइंड करना चाहता है तो बहुत सिंपल तरीका तो यही है, या तो आप वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी लगा सकते हो, यहाँ पे आर आपका 9 हो जाएगा। अदरवाइज ये जो 2 एनर्जीज आपकी आई हैं इनको ऐड कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपके लिए सिर्फ वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी कर रहा हूँ, दैट्स इट। वी आपका बेटा 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय आर, देखो 6 एंड 3 ये आपका हो गया बेटा यहाँ पे 9, और टाइम है 60 का, तो यहाँ पे आप 60 को लगा देंगे तो क्या बनेगा आपका, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास बन गया था यहाँ पे दैट इज 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ था 9 इंटू 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बस, तो 144 तो ये आ गया, यहाँ 60 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, है ना। तो एक काम और करें, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करते, तो इससे क्या होगा कि और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आई टेल यू 12 इंटू 12 इंटू 60 डिवाइड बाय 9। अब देखिए क्या होगा, 3 3 9 होते हैं, ये 4 आ गया आपके पास, इसको इससे करिए तो आपके पास यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो आ गया 4 2 8, ठीक है, एंड 8 इंटू 12 करते हैं तो 96 मेरे पास आता है, तो 960 जूल आपकी टोटल एनर्जी आपको मिल जाती है। तो ये एक तरीका है। दूसरा क्या था, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो भी आपका 960 जूल ही आएगा। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है बेटा कि 2 bulbs A and B are rated 100 watt 120 volt and 10 watt 120 volt respectively, so they are connected across a 120 volt source, अच्छा, in series। so देखिए मेरे पास बेटा 2 बल्ब हैं, ठीक है, एंड उनको मैंने सीरीज में लगाया, जो मैंने सप्लाई करी वो आपकी है 120 वोल्ट की। सो यहां पर मैं कर देता हूं 120 वोल्ट, ठीक है जी। देखो इंडिविजुअली ये दोनों काम करते हैं ना बेटा, वो 120 वोल्ट पे ही काम करते हैं, बट अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सिर्फ 120 वोल्ट ही दोगे तो आप जानते हो ना कि वोल्टेज की जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो ऑब्वियस है कि इसके क्रॉस 120 से कम वोल्ट मिलेगा, इसको भी 120 से कम वोल्ट ही मिलेगा। ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमें ना इनके पहले इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पता कर लेनी चाहिए, उससे हम इसका जो जो करंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर ए हो जाएगा बेटा आपके पास वी स्क्वायर अपॉन पी। अब आपने क्या करना है बेटा कि इस कंडीशन के अंदर ना जो v है वो तो आपका आएगा 120 इंटू 120 और नीचे बेटा आपके पास आ जाएगा 100। देखिए ये कैंसिल हो गया, 12 इंटू 12 144 होता है, तो लीजिए आपका पहले पार्ट का तो आंसर बन गया। जब मैं आर बी फाइंड करूंगा बेटा फिर से वी स्क्वायर अपॉन पी लगाऊंगा, v आपका आ जाएगा 120 इंटू 120, बस नीचे अब इस बार आपका 10 आएगा क्योंकि वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है।
तो इस कंडीशन में क्या हुआ बेटा कि जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1440 ओम। तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। तो क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है बेटा तो आपका आर एस हो जाएगा बेटा आर ए प्लस आर बी। ठीक है, तो इसका मतलब है 1440 एंड 144 आपका इनको ऐड करना है। तो बेटा देखो ये तो 4 आ गया, ये 8 आ गया बेटा आपके पास, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, तो 1584 आपका जो नेट रेजिस्टेंस है वो आ जाता है। बस उसके बाद तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद तो सिंपल आपने यहाँ पर करंट निकालने के लिए बेटा V बाय आर करना था। V आपको 120 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 1584 करो, अप्रोक्सीमेटली बेटा आपका आंसर 0.08 एम्पियर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको सॉल्व करना था। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि जब करंट तो आ गया, अब वो कहता कि दैट इज विच बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने कहा था आपको कि जो पावर होती है वो अपने आई स्क्वायर आर वाले फॉर्मूले से फाइंड करना होता है, क्योंकि उसमें करंट कांस्टेंट है तो दूसरी जो क्वांटिटी आर है उसके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। तो हमें दिख रहा है यहां पे साफ साफ कि आर इज पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो अगर मैं आर ए और आर बी में से देखूं तो आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, सो इसका मतलब है पावर ऑफ बी इज ग्रेटर देन पावर ऑफ ए, मतलब बी वाला ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा एज कंपेयर टू ए। तो बेटा इस तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवाता हूं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि बेटा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन ए मंथ। मंथ में बोल रहा है। सो इन ए हाउस यूजिंग टू बल्ब ऑफ 100 watt each and two fan of 60 watt each if the bulb and the fans are used for an average of 10 hours each day। बहुत ही ज्यादा आसान। सबसे पहले बेटा हम निकालते हैं पावर कंज्यूम्ड बाय टू बल्ब। आंसर बेटा आ जाएगा दैट इज 2 इंटू 100, टोटल हो गया बेटा आपका 200 वॉट। ठीक है, उसी तरह फिर हम निकालेंगे पावर कंज्यूम्ड बाय टू फैंस, दैट विल बी 2 इंटू 60 वॉट। आंसर बेटा आ जाएगा 120 वॉट। खत्म। टोटल पावर, टोटल पावर, सो दैट इज बेटा 200 वॉट प्लस 120 वॉट। आंसर बेटा आ जाएगा 320 वॉट। आ गया जी यहां तक आपका। लेकिन किलो वॉट आर में मुझे आंसर चाहिए, तो मेरा ये भी है ना किलो वॉट में होना चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको सिर्फ मैं करूंगा डिवाइड बाय 1000 ताकि मैं किलो वॉट में आंसर अपना निकाल सकूं, और कोई रीजन नहीं है। 0.32 किलो वॉट आ गया है मेरे पास। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो दैट विल बी बेटा होता है पावर इनटू टाइम। याद रखे पावर आपका किलो वॉट में होना चाहिए, टाइम आपका आर में, तभी यहां पे कर सकते हो, और आर में ही मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है। और हाँ, ये सिर्फ एक दिन का है, बट मुझे एक मंथ का पूछा गया है तो मुझे 30 डेज को भी साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो पावर 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 मेरे पास दिया हुआ है बेटा 0.32 इंटू 10 इंटू हमारे पास आ जाएगा बेटा 30। सो आपका आ जाएगा बेटा 3 2 6 3 9, दैट इज 96 किलो वॉट आर। तो ये बेटा आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब वो बात कह रहा है कि मुझे बताओ कॉस्ट कितनी लगेगी। यार कॉस्ट निकालना तो बहुत आसान है। आपको मैंने क्या कहा था कि एक यूनिट का वो कह रहा है कि 4.50 रुपीज जो है वो कॉस्ट करेगा। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ बिल बताना आपने कितना है। बहुत ही आसान, मैं ऐसे करता हूं यहां पे कर देता हूं तो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। मुझे कॉस्ट फाइंड करना है। सो 96 को, क्योंकि किलोवाट आवर कितने हैं 96 है, मल्टीप्लाई करना है 4.50 के साथ, तो हमें हमारे पैसे पता लग जाएंगे कितने हैं आपके। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो आपका आंसर आ जाता है 432। ठीक है, तो रुपीस बन जाते हैं बेटा आपके 432, और ये आपका जो बी पार्ट है ये उसका आंसर है। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है और उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 8 के पार्ट सी के जो बाकी की जो थ्योरी बच गई थी उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप इसके जो नोट्स है वो डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसके जो नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ मैंने इसके रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो वो भी कंडक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट,
शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।